डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस सत्र में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के बारे में विस्तृत चर्चा मैं करूंगा। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की क्या उपलब्धियां हैं, किस तरीके से कॉरपोरेट कम्युनिकेशन को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे खर्च करने हैं, कहाँ फिलैंथ्रोपी में खर्च करना है, कितनी उसकी इनकम होगी, किन माध्यमों से वो खर्च करेगा और उसके लिए क्या नितांत आवश्यक है और किस तरीके से पॉलिसी है और जो रेगुलेशन जो एक्ट बना हुआ है उसके अंतर्गत वह काम कर पा रहा है कि नहीं, क्या इसके मायने हैं और किस तरीके से यह काम करता है फिलैंथ्रोपी के क्षेत्र में, इस बारे में विस्तृत चर्चा मैं करूंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, निश्चित रूप से यह सत्र आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में क्या खूबियाँ और किस तरीके से इसका आजकल के जो कंपनियां हैं जो ख़ास तौर से इस ग्लोबल पीरियड में वो किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे कार्य कर रही हैं। जो मूल विषय है इसमें हम ये देखेंगे, समझेंगे कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन क्या है और किस तरीके से इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका सिद्धांत है, जो मूल रूप से इसको जो इसका सिद्धांत इसको समझेंगे। दूसरा, इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जनता के प्रति, किस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यह अपना एक जिम्मेदारी समझता है, इसको किस तरीके से निर्वहन करता है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो तीसरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन क्या है और ख़ास तौर से पब्लिक रिलेशंस के अंतर्गत ये किस तरीके से यह कार्य करता है। अगर हम देखें कि ख़ास तौर से अगर हम इसमें देखें कि ये कैसे करता है, इसका क्या मूल रूप से इसका परिचय के रूप में अगर हम देखेंगे कैसे होता है, एक सिंपल से इसमें एग्जांपल है कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन अ कंपनी एंड एक्सटर्नल ऑडियंस। दीज कम्युनिकेशंस प्रोग्राम कैन इंक्लूड नॉट ओनली PR बट आल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। अर्थात कि जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन है बेसिकली जो उसके अंदर है, जो वह कार्य कर रहा है, किस तरीके से जो उसके बाहर की जो जनता है, जो पब्लिक है, उसके बीच किस तरीके से वह अपने कार्यों को समझाता है, किस तरीके से संचार स्थापित करता है उनके बीच में, और किस तरीके से फिलैंथ्रोपी के बीच में, और या कह लीजिए कि उससे पब्लिक रिलेशंस के अंतर्गत या किस तरीके से एडवर्टाइज करता है, कैसे उसकी ब्रांडिंग करता है, यह विशेष रूप से इसका परिचय है। या यह भी कह सकते हैं विद्यार्थी मित्रों की जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन जो अंदर की खास तौर से जो उसके अंदर चल रहा है, जो कंपनी के विशेष जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको किस तरीके से जनता के बीच जो ऑडियंस है उसके बीच किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है, कैसे उसको बताता है, इन बातों को। क्योंकि अगर जैसे ही ये फिलैंथ्रोपी के क्षेत्र में या कह लीजिए एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन भी फिलैंथ्रोपी के क्षेत्र में आता है, जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत अगर वह कार्य को दिखाता है तो निश्चित रूप से जनता भी यह समझती है कि दीज कंपनीज आर डूइंग वेल, अर्थात यह कंपनी अच्छा कार्य कर रही है, अर्थात उसके प्रति जो पब्लिक सोचती है, जो पब्लिक की थिंकिंग है वह पॉजिटिव होती है। निश्चित रूप से इसका अगर इस तरीके से कंपनी करती है, ऑडियंस के बीच में अगर संपर्क अच्छा स्थापित करती है तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम होते हैं। दूसरा कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन को किस तरीके से उसको काम करना है, तो ख़ास तौर से जो उसका बेसिक जो नेचर होता है ख़ास तौर से वह अपने जो बाहर एक तरीके से जो उसको एडवर्टाइज करती है, जो उसको दिखाती है, अपने कार्य को दिखाती है, थ्रू द एनुअल रिपोर्ट के थ्रू दिखाती है, एडवर्टाइज करके दिखाती है, या फिर वो प्रोग्राम करके कुछ दिखाती है, छोटे छोटे ड्रामा, कुछ सीरियल, कुछ इस तरीके से बना करके, एड बना करके जो उसकी अचीवमेंट है उसको जो है जनता के बीच में वैसे बनाती है। या फिर वेबसाइट के जरिए भी कुछ जो उसके अचीवमेंट हैं, जो उसके कार्य हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी की आजकल वेबसाइट होती है तो वेबसाइट के अंतर्गत जो उसके अच्छे जो गेनिंग पॉइंट्स हैं जो उसको करता है उसको वह दिखाते हैं और उसको ख़ास तौर से लोगों के बीच में तरह तरह के चीज़ों को लाइक लोगों के जरिए दिखाए या कुछ छोटे प्रोग्राम के जरिए वो पहचान अपने एंटिटी को बनाए रखने के लिए इस तरीके के साधनों का वह उपयोग करती है। ख़ास तौर से अगर हम देखें कि इसका
क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और परिभाषा के तौर पर हम देखें तो ख़ास तौर से जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, जो संचार इसमें करती है, इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो डिपार्टमेंट है, लाइक मार्केटिंग है, फिनांस है, जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होता है एक तरीके से उसका बिल्डिंग, जो उसकी बिल्डिंग है, ख़ास तौर से जो उसका निर्माण है, उसको अच्छे सेंस में दिखाने के लिए, एक अच्छा रिस्पांस करने के लिए, अच्छे डेवलप करने के लिए, और जो उसके अंदर जो कुछ भी निगेटिविटी चल रही है उसको ना दिखा करके जो उसकी प्लस वाली चीज़ें, जैसे पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको ख़ास तौर से वह ग्लो करके दिखाएंगे, उसको ब्राइट करके दिखाएंगे, और उसको ख़ास तौर से दिखाने की कोशिश करते हैं। अर्थात ये कि जो फिलैंथ्रॉफी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं उसको ख़ास तौर से अपने डिपार्टमेंट के जरिए से प्रमोशन के जरिए प्रमोट करके वो दिखाते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स लिंकेज विद द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट की जो खास तौर से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं अपना तो खास तौर से जो अपने उद्योग के लिए वो कार्य करती हैं, जैसे उनका जो भी प्रोडक्शन है, जो उनका बेचने का काम है, जो खरीदने का काम है, जो भी उनका जो क्रय विक्रय का काम है वो तो करती हैं। इसके अलावा लाइक जो जनता के बीच में वो क्या करती हैं, लाइक जैसे एक टाटा की एग्जांपल लें, फिर अजीम प्रेम जी का एग्जांपल लें, तो अजीम प्रेम जी जो फाउंडेशन है खासतौर से एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा वो पैसा खर्च करता है। जो रूरल एरिया के बैकग्राउंड के लोग हैं, जो दूर दराज के जो हैं, पर्वतीय क्षेत्र में जैसे जो इस तरीके की चीज़ें हैं, वहाँ पे ख़ास तौर से वो फोकस करके वहाँ पे अपने स्कूल खोलता है, स्कूल खोलने का कॉलेज खोलता है, वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चों को पूरी तरीके से एज ए टीचर अपॉइंटमेंट करके वहाँ पे पढ़वाता है। इस तरीके से एजुकेशन में ख़ास तौर से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी कोविड की बात हम करें तो ख़ास तौर से जब कोविड का जो हमारे यहाँ महामारी भारत में आया, तो उसमें जो बड़े बड़े उद्योग घराने थे, जैसे लाइक टाटा हुआ, रिलायंस ग्रुप हुआ, उसी तरीके से अजीम प्रेम जी फाउंडेशन हुआ, इस तरीके के जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक जो है डोनेट किया। डोनेट जो पैसा किया जो फिलैंथ्रॉफी के क्षेत्र में ये सब सारी चीज़ें आती है कि जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, यानी कि जो जनता है, जनता के लिए उसके एवज में उन्होंने उस तरीके से काम किया। क्योंकि इसके पीछे एवज में एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है कि क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी ये उत्पाद बनाते हैं, जो भी ये प्रोडक्ट निर्माण करते हैं, तो कहीं न कहीं जो फोकस चीज़ें होती हैं वो जनता के बीच में उसको बेचते हैं, उससे जो उनका मुनाफा होता है वो जनता से ही होता है। तो इसमें एक रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है, उस रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि 2% जो आपकी जो प्रॉफिट है उसमें आप जो पब्लिक वेलफेयर में, फिलैंथ्रॉफी के क्षेत्र में इस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे। एक मानक बनाया गया कि आप जो आपकी इनकम है, जो आप गेन कर पा रहे हैं वो पब्लिक के जरिए करें, तो पब्लिक में कुछ आपको फिलैंथ्रॉफी के तौर पे इस तरीके से आपको कार्य करना चाहिए। एज ए अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 2013 के अनुसार जो इस एक्ट की इस तरीके की बातें की गई है। उसमें एक बात आती है कि किस तरीके से कॉम्प्लायंस को करते हैं, लॉ को बनाकर उनका जो एथिक्स है उसको मानक रखते हैं, अपना स्टैंडर्ड को किस तरीके से मानक रखते हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स इसके किस तरीके से। तो इस सारी चीज़ों को एक तरीके से मानक रख करके एक वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं। अर्थात ये नहीं कि जो केवल जो इंडियन मेड कंपनी हैं, ख़ास तौर से जो भारत की कंपनियां वहीं फिलैंथ्रॉफी के क्षेत्र में काम करती हैं, इसके अलावा और भी कंपनीज हैं, लाइक जैसे कि जो भारत की बाहर से जो कंपनी भारत में निवेश करके अपना उद्योग चला रही हैं, कुछ इस तरीके से अपना कार्य कर रही हैं, वो भी फिलैंथ्रॉफी के क्षेत्र में उनको भी कार्य करना पड़ता है। क्योंकि जो उनका इनकम है, जो उनका मुनाफा है, ख़ास तौर से भारतीय जनता से आता है, तो भारतीय जनता में कुछ इस तरीके से उनको जो फिलैंथ्रॉफी के क्षेत्र में कुछ सहयोग के तौर पे इस तरीके से कार्य की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है, ऐसे एक्ट के अनुसार ऐसा नियम बनाए गए हैं। तो इस तरीके से कंपनियां फिलैंथ्रॉफी के क्षेत्र में कार्य करती हैं और अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाती हैं। अब इसमें सबसे ज़रूरी है किस तरीके से इसको अपने सस्टेन कैसे करती हैं, किस तरीके से अपने डिफिनेशन को कैसे एग्जीक्यूट करती हैं एज ए पब्लिक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं कि जो कंपनी है, ख़ास तौर से जो कम्प्लीटली अपना जो उसका जो एम होता है, ख़ास तौर से उस एम के ज़रिए बनाती हैं और उस एम को जो है विदाउट अपने जो अपना नुकसान है उसको भी नुकसान किए बगैर वो अपनी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो निभाती हैं। दूसरा, जैसे इसमें सेकंड है
इनवॉल्विंग मेथड्स दैट डू नॉट द कम्प्लीटली यूज ऑफ द डिस्ट्रॉय नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें एक तो ये है कि किसी भी जो भी उनका मुनाफा है इस तरीके से मुनाफा करेंगे, जैसे कि कोई कंपनी कार्य करती है तो कहीं ना कहीं नेचुरल जो रिसोर्सेस है, जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जैसे इसमें क्या कह लें, जैसे कि इसे हम कह लें कि जो भूमि क्षरण है, या फिर कह लें पेड़ों की कटाई है, या फिर कह लें कि जो प्रकृति के अंदर जो कोयला हुआ, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनका पूरी तरीके से वह दोहन नहीं करेंगी। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कर देने से कहीं ना कहीं संसाधन समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगा और नेचुरल डिजास्टर की स्थिति में वो खराब हो जाएगा। या बांध बनाना हुआ तो पूरी तरीके से जो एक मानक है उस मानक को फुलफिल करेंगी ताकि कहीं कहीं दूसरा नेचुरल डिजास्टर ना आने पाए। इस तरीके के खास तौर से वह ध्यान देती हैं। तीसरा इसमें यह ध्यान देती हैं कंपनियां खास तौर से कि जो उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कैसे उसको सस्टेन करना है, सस्टेन करने के लिए खास तौर से इस तरीके के विदाउट जो है नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज किए, उसको डिस्ट्रॉय किए बगैर इस तरीके के अपना भी मुनाफा या फिर अपने कार्य को करती हैं और फिलैंथ्रोपी क्षेत्र या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनका है, एक सामाजिक निर्वहन है या फिर दायित्व है, उसको भी फुलफिल करती हैं। तीसरा कि मेथड्स दैट विल नॉट डिप्लीट डिस्ट्रॉय और कंप्लीटली यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात कि जो कंपनी का मेथड होता है, जो भी कंपनी के तरीके होते हैं, उसमें कहीं से भी इस तरीके का मानक नहीं होता है कि जो नेचुरल डिजास्टर है। अभी हाल फिलहाल में विद्यार्थी मित्रों आपने सुना होगा कि कई तरीके के जो पर्यावरण के क्षेत्र में कई मीटिंगें इस तरीके से होती हैं कि जो गैस उत्सर्जन है G20 देशों में या फिर USA में उसको कम करें, जिससे कि ऊपर का जो ओजोन परत है उसको फुलफिल नहीं हो रहा, उसको किस तरीके से भरा जाए, उससे दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि जो ओजोन परत है उसका नुकसान हो रहा है। इस तरह कई बैठकें हुई हाल फिलहाल में होती हैं कि ख़ास तौर से जो भी उद्योग हैं, जो भी आप इस तरीके के कार्य करते हैं कॉर्पोरेट में ख़ास तौर से, तो उससे क्या होता है कि प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचता है। और प्राकृतिक रूप से जब भी आप दोहन करेंगे या कुछ उस तरीके से कार्य होते हैं तो प्रकृति को सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होता है। जैसे प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा प्रकृति को नुकसान होता है। तो इस बात को कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रख कर के कंपनी का जो मेथड्स होता है, जो रूल्स होते हैं, जो उसकी गाइड होती है, जो माहिती होती है, उसमें कहीं इस तरीके का कोई प्लान उनका नहीं होता है कि उसमें वो कहीं से भी प्रकृति को नुकसान करने का कुछ उसमें से रूल्स बनाए और प्रकृति को नुकसान करें। दूसरा इसमें मेथड्स जो उनका जो दिखाएंगे कि एक लंबे समय तक, जो दीर्घकालीन समय तक अपने को सर्वाइव करेगा विदाउट फेल, जो है मतलब प्रकृति के नुकसान के बगैर वो अपना कार्य करेगा। और जो उनका जो मेथड्स होगा एक नॉट करेंटली इधर परपेचुअली इन द सेंस कि कंटिन्यूसली इस तरीके से वो कार्य करेंगे जब तक वो कार्य करेंगे विदाउट फेल ऑफ द डिस्ट्रॉय नेचुरल रिसोर्सेस। इट मीन्स कि जब भी वो कार्य करेंगे प्रकृति को नुकसान किए बगैर ही वो सारे अपने कार्य करेंगे। प्रकृति का कोई एक तरीके से जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, जो भी है उसको नुकसान किए बगैर वो अपने कार्य को करेंगे। एक उनका जो एक स्टैंडर्ड मानक होता है किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी का। दूसरा इसमें अब क्या कि इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज CSR, अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंपनी का। उसमें जैसे कि मैंने बताया कि एज पर द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ऐसा कोई इनका कोई सिंगल रूल तो ऐसा नहीं बनाया गया है जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कि इनका किस तरीके से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इनका मानक क्या होगा, किस तरीके से करेंगे। फिर भी लेकिन जो इसमें बनाया गया इसमें कि करेंटली जो ख़ास तौर से जो बिजनेस आप कर रहे हैं सोसाइटी में, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के ख़ास तौर से जो आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ आपको क्या करना चाहिए, फिलैंथ्रोपी के तौर पे ऐसे चैरिटी करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, एज ए पब्लिक रिलीफ में इस तरीके के कार्य को करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि कोविड संक्रमण काल हुआ, उसमें खासतौर से कंपनियों ने उसमें जो डोनेट किया, इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम, जैसे कि रिलायंस ग्रुप ने काफ़ी हद तक जो बेड बनवाए, कुछ ने हॉस्पिटल खोल करके इस तरीके टाटा के जैसे कि हॉस्पिटल कई चला रहे हैं, रिलायंस भी हॉस्पिटल चला रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो भी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं और कंपनी इसको करती हैं। दूसरा कि इसमें एक और एग्जांपल खास तौर से CSR को करने के लिए दिया कि अकॉर्डिंग टू द यूनिडो इसमें क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट whereby the companies integrated social and their environmental concern in their business operations and the interactions with the stakeholders. It means
जो उनका टारगेट है, जो उनका फोकस है, जो कार्य करेंगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगी, खास तौर से अपना कार्य को करेंगी विदाउट फेल, नेचुरल डिजास्टर को हार्म किए बगैर वो कार्य करेंगी, अपने बिजनेस स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाएंगी, लेकिन कहीं से जो है दोनों चीज़ों को खास तौर से ध्यान के करेंगे। तो पब्लिक वेलफेयर में वो काम करेंगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको एक तरीके से जो मानक है जो भी बनाया गया है, कोई एग्जैक्ट मानक तो नहीं है लेकिन फिर भी जो एक टेंटेटिव मानक है उसको पालन करेंगी। और दूसरा, नेचुरल डिजास्टर को बिना उस तरीके से उनको फेल किए बगैर, नुकसान किए बगैर वो कार्य करती रहेंगी। इस तरीके से जो मानक हैं इसको उनको पालन करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको इस तरीके से कार्य करने के लिए ऐसे बनाया गया है। इस फिगर से भी विद्यार्थी मित्र आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी एक्ट जो 13 में बना, उसमें CSR एंड द कंपनीज एक्ट का 13 में क्या मानक है, उसमें है कि सस्टेनेबिलिटी है, रिसोर्सेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें 3 जो खास तौर से मानक हैं। एक तो सस्टेनेबिलिटी कि आप किस तरीके से सर्वाइव आपको करना है, कैसे सस्टेन करना है, राइट। सेकेंड इसमें रिसोर्स हाउ टू यूज इन द नेचुरल रिसोर्सेस। एंड थर्ड आता है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पब्लिक वेलफेयर एंड द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स द व्हाट इज़ द योर इट मीन्स द कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 13। इसमें 3 चीज़ें, द 3 मेजर things are required here. Now, first is the sustainability, and second the natural resources, and third is the social responsibility. पहले आपको कैसे सस्टेन करना है, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज को आप किस तरीके से यूज करेंगे, और थर्ड आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके बाद आपका है कि मार्केट आपका क्या होगा, उसमें आपकी गोल उस तरीके से कैसे आप डिज़ाइन करेंगे, आपके एथिक्स क्या है, सेल्फ पॉलिसिंग आपकी क्या है, सिंसियरिटी कितना है, एंड लॉन्ग टर्म कितना है। ये जो सारे खास तौर से जो 6, 7, 8 जो इसमें बनाए गए हैं, 3 सस्टेनेबिलिटी है, रिसोर्सेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थर्ड जो मेजर थिंग्स है, उसके बाद फोर्थ आपका मार्केट है। मार्केट आप तय करेंगे कि मार्केट को आपको कवर कितना करना है, आपका मार्केट में जो है कौन होगा, उसके अलावा जो आपका गोल क्या है, गोल को आप कैसे फिक्स करते हैं, थर्ड आपकी जो एथिक्स है, और सेल्फ पॉलिसिंग है। सेल्फ पॉलिसिंग आप बनाएंगे तो कहीं 2 चीज़ों को खास तौर से 3 मेजर चीज़ों को ध्यान देना है कि आपको सस्टेन करने के लिए बिना हार्म किए, विदाउट फेल, नेचुरल रिसोर्सेज को आपको अपना कार्य करना है। तीसरा, अगर 2 चीज़ें हो गई तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज खास तौर से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो एथिक्स होगा, जो मोरल एथिक्स है, उसको भी आपको डैमेज नहीं करना है। इस पॉलिसी में आपकी होनी चाहिए, आपकी सिंसियरिटी एज ए ह्यूमन बींग होनी चाहिए, और जो पॉलिसी आपकी हो कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें एज ए एक्ट 2013 के तहत, जो 2013 के तहत इसको पास किया गया है, इस एक्ट के तहत जो है इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब इसमें इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस बिल को कैसे पास किया, किन फेज में पास किया गया। तो जो न्यू कंपनीज एक्ट 13 में आया है, 18 दिसंबर 2012 में कंपनीज बिल 13 अप्रूव्ड बाय द लोकसभा में पहला जो इस बिल को पास हुआ। सेकेंड, 8 अगस्त 13 में कंपनीज बिल 13 तो अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा में हुआ। उसके बाद 30 अगस्त 13 में गजट नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट 13 हुआ। उसके बाद 27 फरवरी 14 में रूल्स ऑफ द सेक्शन 135 नोटिफाइड ऑन द MCA वेबसाइट। अर्थात जो 4 चरण इसमें मेजर हैं, फर्स्ट है पहला जो लोकसभा में पास हुआ, सेकेंड जो है या जो राज्यसभा में पास हुआ 8 अगस्त को, और थर्ड जो है इसको गजट किया गया कि कंप्लीट हो गया, और फोर्थ 27 फरवरी और 14 को ये अमेंडमेंट एकदम तो पूरी तरीके से आ गया और लागू हो गया। तो ये 4 चरण में इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि हु इज़ द रिक्वायर्ड टू स्पेंड एंड हाउ मच। इसमें एक है कि 13 रूल्स के अंतर्गत है कि कितना, किस तरीके से, क्या इसकी आवश्यकताएं हैं, और कितना कैसे जो आपको कैसे कितना स्पेंड करना है। तो ला यह कहती है कि आप कंपनी जो 13 इसमें बनाया गया है कि एक तरीके से जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें कुछ बेसिक क्राइटेरिया रखा गया, जैसे कि आपकी मैक्सिमम अर्निंग कितनी है, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, और कितनी आपकी बचत हो रही है। तो पहला इसमें दिखाया गया है कि फर्स्ट जो है 500 करोड़ और मोर नेटवर्थ, आप कंपनी की 500 करोड़ से उसकी जो नेटवर्थ कम से कम इसकी होनी चाहिए। सेकंड है 1000 करोड़ मोर वर्थ इसकी जो 1000 के आसपास होनी चाहिए। सेकंड रखे कि 500 मिनिमम है, या 1000 करोड़ आपका या उससे ज़्यादा की आपकी जो है ख़ास तौर से आपका वर्थ है, जो कि मतलब एनुअली या फिर कह लीजिए कि उतनी उसकी कैपेसिटी है उस कंपनी की। और थर्ड है कि आपकी ईयरली जो बचत है, जो सेविंग है
5 करोड़ और मोर, जो आपकी प्रॉफिट है मिनिमम जो है 5 करोड़ या उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आप आते हैं। इसमें अब नेक्स्ट इसमें क्या किस तरीके से आपको काम करना है, तो उसमें क्या कंपनीज दैट मीट वन द मोर ऑफ दिस कंडीशंस आर द रिक्वायर्ड। अगर ये दोनों या तीनों जो क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आपको 2% ऑन एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स ऑन द CSR इनिशिएटिव। अर्थात जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है 3 कंसिक्वेंसेस जो ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको मिनिमम 2% आपको एज ए चैरिटी एज ए फिलंथ्रॉफी आपको इस तरीके से डोनेट करना है, चैरिटी के तहत करना है या फिलंथ्रॉफी में कुछ है इस तरीके से वेलफेयर में काम करना है, जिससे कि आप एज ए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तय की गई जिस तरीके से दिखाया गया कि एज ए आप मुनाफा कमा रहे हैं तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से फुलफिल कर सकें। अब इसमें कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अप्रोच आपको कैसे करना है। कभी कभी जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड CEO रिसेंटली शेयर विथ मी दैट हर एम्प्लॉइज हैड लॉस्ट देयर एज। अर्थात एक जो कंपनी का CEO हो अपने व्यू को शेयर करता है कि जो उसका एम्प्लॉय है वो बढ़ते जो मुनाफा है उसको नुकसान किया, और जो है इंटरनली वो क्या किया, खास तौर से जो मार्केट है वो मुनाफा को नहीं कमा पाया। लेकिन उसमें सबसे इस बात को ध्यान रखने की जरूरत, दे वर द इंटरनली फोकस देयर द स्पीड टू मार्केट वाज डाउन एंड दे कुड नॉट फाइंड अ गुड बैलेंस बिटवीन द सर्विंग कस्टमर्स वेल वाइल। इट मीन्स कि जो उसका जो बढ़त है उस मुनाफा को तो पार नहीं कर पाया, जो उसका मुनाफा था खास तौर से कंपनी का उसको तो नुकसान किया, लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर को या फिर कहीं ना कहीं जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप नहीं होना चाहिए, कुछ उस तरीके से गलत कार्य को आपको नहीं करना है। सेकेंड उसमें है कि आपको जो मैसेज है सिंपल वे में, अगर नुकसान भी इस तरीके से कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट का होता है तो उस मैसेज को आपको सिंपल तरीके से रखना है और उसका जो मीनिंग हो उस डीप हो, इट मीन्स उसकी गहराई हो, जो आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसमें कहीं से ओछापन या कहीं ना कहीं उसमें से नुकसान इस तरीके से नहीं दिखाया होना चाहिए। कहीं ना कहीं यह फील नहीं होना चाहिए कि आप उसमें नुकसान दिखा रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको नुकसान पब्लिक में इस तरीके की चीज़ें जा रही हैं। आपके बिहेवियर जो मार्केट में है उस तरीके से एकदम सिंपल एंड कॉम होना चाहिए, और डिसिप्लिन जो आपके लिए खासतौर से 13 एक्ट के तहत बनाए गए हैं उस फ्रेमवर्क में आपको लगातार वैसे काम करना पड़ेगा। कभी भी आपको इस तरीके से अगर आप बढ़त को खो देते, कंपनी खो देती है या फिर नुकसान कर देती है तो कंपनी को यह नहीं करना है कि ख़ास तौर से जो उसके रूल्स हैं, जो उसके एथिक्स हैं, जो उसके मोरल हैं उसमें कहीं ना कहीं डाउन करके जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नेचुरल डिजास्टर हैं, जैसे कि आपने फिगर में देखा कि उसमें 3 चीज़ें सबसे पहले उसमें है कि नेचुरल रिसोर्सेस है और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी तय की गई है, और थर्ड जो उसके रूल्स हैं आपको कहीं ना कहीं उसको विदाउट फेल विदाउट डैमेज किए बगैर आपको इस तरीके से कार्य करना है। अगर नुकसान होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से आपको फ्रस्ट्रेशन को एज ए पब्लिक एज ए इस तरीके से नहीं शो करना है, या कंपनी को एक नहीं करना चाहिए इस तरीके से कि कहीं ना कहीं नुकसान में आप हैं या कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान इस तरीके से शो करके दिखाना चाह रहे हैं। इस तरीके के मैसेज को आपको डिलीवर या कंपनी को इस तरीके से डिलीवर करना चाहिए, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ये जो उसके मुख्य घटक हैं, जैसे इसमें आप पॉइंट्स वाइज समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से एजुकेट होना है, किस तरीके से इंस्पायर होना है, और एनफोर्स कैसे प्रेरित किस तरीके से करना है, कैसे शिक्षित आपको करना है, किस तरीके से फोर्स करना है, और ख़ास तौर से जो आप डिलीवर करते हैं, जो मैसेज करते हैं उसको किस तरीके से जो मैसेज को डिलीवर करने के बाद यानी कि मैसेज जो प्रेषित करते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप डिसअपियर कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए उस मैसेज में, मैसेज एकदम स्पष्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मैसेज में कुछ चीज़ें आपको ऐसा पढ़ने पे बाद में जो उसमें हो कुछ ना कुछ लूप हॉल्स हो, कुछ ना कुछ आप छुपा करके कंपनी को आप जो कंपनी करती है उस मैसेज को दिखाती है, एकदम उसमें क्लियर होना चाहिए, विजन भी उसका क्लियर होना चाहिए और मिशन भी क्लियर होना चाहिए। ये उसके जो एथिक्स में सब सारी चीज़ें आती हैं। एंड नेक्स्ट है पुट ऑन योर रियल पर्सन हैट। इट मीन्स जो आप हैट पहन रहे हैं ऐसा लगे कि वो हैट आप पहन रहे हैं, उसमें कुछ उस तरीके से कुछ
अंदर कुछ और बाहर कुछ की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो स्टोरी आप नरेट कर रहे हैं वो स्टोरी एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम स्टोरी उसमें भी कुछ चीज़ें इस तरीके से निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर विजन उसका होना चाहिए। स्टोरी का जो नरेट स्टोरी कर रहा है उसका होना चाहिए। कंपनी की जो बातें आप बता रहे हैं पब्लिक में वो भी चीज़ें सही होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एथिक्स और मोरल में आती हैं। और नेक्स्ट है जो 21st सेंचुरी मीडिया एंड बी अनएक्सपेक्टेड। तो जो 21st सेंचुरी है उसमें जो मीडिया का किस तरीके से है, किस तरीके से आप रोल आप दिखा रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आपका नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से आप आवश्यक जगह पे किस तरीके से अपना निवेश करते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। कॉर्पोरेट पीआर में खास तौर से इस तरीके से देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट पीआर में खास तौर से लीगल और जो फाइनेंस है उसमें किस तरीके से संचार को आप स्थापित करते हैं, आप किस तरीके से ज़रूरत और किस रेगुलेटरी को किस तरीके से दिखाते हैं। कोई ना कोई चीज़ आप बैंड आपको नहीं करना है। इसमें जो आपको साइज, जो आप कंपनी का किस साइज है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बिल्डअप करना है। एज ए पीआर पब्लिक जो रिलेशंस जो आपका बीच में जो जनसंपर्क अधिकारी है एडवर्टाइज के समय कोई ऐसी चीज़ या कुछ उस तरीके से वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पब्लिक और कंपनी कॉर्पोरेट का रिलेशंस है उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। खास तौर से जो उसका फंक्शन जिस तरीके से वो कर रहा है पब्लिक वेलफेयर में जा करके कुछ चीज़ें दिखा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ें बैन नहीं होना चाहिए, या फिर ये कह लें कि उसे ऐसे नहीं दिखाना चाहिए जैसे कि आपको या फिर बाद में पता चले कुछ ना आप ऐसे छुपा रहे हैं सारी चीज़ें। ये सब सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे खास तौर से जो कंपनियां होती हैं उसमें जो अपनी इमेज बिल्डिंग है उसको खास तौर से सस्टेन करती हैं, उसको मजबूत बनाने के लिए कोशिश करती हैं कि उनका जो बिल्डिंग इमेज है अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉइज में कुछ उसका असर अच्छा पड़े, उसका जो ग्रेटर अटेंशन जो कम्युनिकेशन का बेहतर तरीके से होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशनल के तौर पे जो वो ऑपरेट करते हैं, जो बताते हैं, खास तौर से उस पब्लिक वेलफेयर में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा उन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें जो एक एथिक्स के अंतर पब्लिक रिलेशंस और कॉर्पोरेट के बीच में इट शुड बी मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप डेवलप करके एक अच्छा कॉर्पोरेट और पीआर के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस सेक्शन में आपने पब्लिक और कॉर्पोरेट के बीच में संबंध पड़े उसकी हमने आपको जो फिलैंथ्रोपी के तौर पे क्या चीज़ें बताया, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं कि आप इसको चेक करने के लिए कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, किस तरीके से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को आप देख सकते हैं। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ये दोनों क्वेश्चन निश्चित रूप से आप होमवर्क करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप बैठें तो कभी न कभी इस सेशन को जब पढ़ें और समझें तो आप सेशन को पढ़ने के बाद इसको अभ्यास करें, बैठ कर देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं और किस तरीके से आपका इसमें आउटपुट आ रहा है। तो निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन इसी के लिए दिए गए हैं कि आप बैठें और अपने आप को सेल्फ जो है एक तरीके से अपना प्रोग्रेस को चेक करें कि कितना जो है आप कर पा रहे हैं और कितना चूक हो रही है, तो उसको फिर से एक बार अभ्यास करें। इसलिए 2 प्रश्न दिए गए हैं इस सेल्फ स्टडी के लिए। तो विद्यार्थी मित्रों, खास तौर से जो आज आपने देखा कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में खास तौर से जो कंपनी है किस तरीके से उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिलैंथ्रोपी के क्षेत्र में जो उनका एथिक्स है, जो फिर जो एक्ट है उसके अंतर्गत किस तरीके से काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं बढ़त को लेकर के ज़्यादा संजीदा तो नहीं हो गई हैं, बढ़त को लेकर के कहीं न कहीं नुकसान नेचुरल रिसोर्सेज को तो नहीं कर रही हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए उनके एथिक्स क्या हैं, मोरल क्या है, किन बातों को उनको फोकस करना है, एज ए पब्लिक रिलेशन अधिकारी की क्या भूमिका है कॉर्पोरेट में, किस तरीके से मैसेज को पब्लिक में डिलीवर करना है, आपको मैसेज को किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। इन सब सारी चीज़ों को विद्यार्थी मित्रों आपने पढ़ा। तो आशा है विद्यार्थी मित्रों को निश्चित रूप से आप सेशन को आपको लाभ मिलेगा और आप अच्छा कर पाएंगे। तो आज का सेशन विद्यार्थी मित्रों यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।